लीजिए सुनिए विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी मद, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। राय बहादुर केशव प्रसाद उन आदमियों में से थे जिनका विश्वास था कि संसार में धन ही सब कुछ है। जिसके पास धन है वही श्रेष्ठ है और वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। राय बहादुर साहब का परिवार 8-10 आदमियों का परिवार है। 3 पुत्र, 2 पुत्रियां, पत्नी, विधवा चाची इत्यादि से परिवार भरा पूरा है। बड़ा लड़का कृष्ण प्रसाद डिप्टी कलेक्टर है और बाहर रहता है। रात के 8 बजे थे। राय बहादुर साहब अपने कुछ मित्रों तथा खुशामदियों सहित अपने विशाल भवन के एक सुसज्जित कमरे में बिजली की अंगीठी के सम्मुख बैठे थे। आज बड़ी सर्दी है, एक सज्जन ने कहा। हाँ, आज कल से भी अधिक है। ऐसे में सर्कस देखने चलना तो मुसीबत है। ना चलिएगा तो टिकट रद्दी हो जाएंगे। खैर चलेंगे तो, परंतु आनंद नहीं आएगा। शाल वाल ले लीजिएगा, हम तो तूश लेकर आए हैं। एक ने कहा। जी मैं कंबल लेकर आया हूं, ये न समझिएगा कि आपके पास तूश है। वो मोल में भारी है तो ये तोल में भारी है। सब लोग हंसने लगे। राय बहादुर साहब बोले, ये बराबरी अच्छी दिखाई। भारी दोनों है, एक मोल में दूसरा तोल में। कहने को चाहे जो कहिए, तूश और मलीदा और अलवान, परंतु जो आनंद कंबल और रजाई में आता है वो किसी में नहीं है। राय बहादुर बोले, तूश वगैरह हल्के होते हैं और साथ ही काफी गर्म भी हैं, इसलिए इनका मूल्य है। रजाई और कंबल ओढ़ के चलना फिरना कठिन होता है। हाँ, बस इतनी ही सुविधा है। रात को तूश ओढ़कर सोइए तो पता लग जाए। रात में तो लिहाफ और कंबल ही काम देते हैं। गधे हो, तूश इत्यादि का उपयोग रात में ओढ़कर सोने में नहीं होता। राय बहादुर ने कहा। क्या क्या गप लोग हाँक देते हैं। एक साहब उस दिन कह रहे थे कि पहले ऐसे तूश होते थे कि यदि जमे हुए घी के कुप्पे पर लपेट दीजिए तो घी पिघल जाता था। हाँ तो क्या हुआ, ऐसे तूश बनते रहे होंगे। ऐसा कोई कपड़ा बन ही नहीं सकता। तूश में गर्मी कहाँ से आई। तूश में गर्मी नहीं होती तो शरीर को गर्म क्यों रखता है। शरीर को तो आपके अंदर निरंतर उत्पन्न होती हुई गर्मी गर्म रखती है। ऊन केवल इतना करता है कि आपके शरीर की गर्मी को संचित रखता है। बाहर की ठंडी हवा उसे नहीं घसीट पाती, क्योंकि ऊन गर्मी का वाहक न होकर रोधक होता है। ये बात तो हमारी कुछ समझ में नहीं आती। हम तो ये जानते हैं कि ऊन गर्म होता है। उसका यही तात्पर्य है। जितने पदार्थ गर्मी के अवरोधक होते हैं वे गर्म कहे जाते हैं। यद्यपि उन पदार्थों में गर्मी वर्मी कुछ नहीं होती। ये विज्ञान का मत है। होगा, हम विज्ञान विज्ञान क्या जाने, हम तो सीधी बात जानते हैं। इन्हीं बातों में 8:45 का समय हो गया। एक महाशय बोले, समय हो गया, अब चलना चाहिए। हाँ, अब समय हो गया। राय बहादुर साहब ने नौकर से कार मंगवाने के लिए कहा और स्वयं कपड़े पहनने चले गए। राय बहादुर साहब फर्स्ट क्लास में अपने तीनों मित्रों सहित विराजमान थे। खेल आरंभ हो चुका था। कुछ देर बाद एक 19-20 वर्ष की श्वेतांगी युवती, घुटनों तक फूला हुआ श्वेत घाघरा सा और उसके ऊपर श्वेत रेशम की एक जैकेट सी, बाहें खुली हुई, पहने हुए आई और 2 दौड़ते हुए घोड़ों की पीठ पर अपने करतब दिखाने लगी। युवती बहुत सुंदरी दिखाई पड़ती थी। राय बहादुर साहब स्थिर दृष्टि से उसका कार्य देखते रहे। जब वो अपना खेल दिखाकर चली गई तब राय बहादुर साहब को मानो होश सा आ गया। पास बैठे हुए एक मित्र से बोले, बड़े गजब की लड़की है, शरीर में मानो हड्डी है ही नहीं। जी हाँ, बड़ा लोचदार शरीर है और नखशिख भी सुंदर है। क्या कहने हैं, हूर की बच्ची है। दूसरे मित्र ने कहा। इसको बहुत तनख्वाह मिलती होगी। हाँ, इसमें क्या संदेह है। भला कितनी मिलती होगी, राय बहादुर साहब ने पूछा। 1,500 तो मिलते ही होंगे। 1,500 में तो बड़ा अंतर है यार, तीसरे मित्र ने कहा। मेरा मतलब है कम से कम 500 और अधिक से अधिक 1,000। कल जरा पता लगवाना चाहिए, राय बहादुर साहब बोले। क्या करोगे पता लगवाकर। राय बहादुर साहब किंचित मुस्कुराकर बोले, तबीयत। अच्छा, जान पड़ता है तबीयत आ गई, लेकिन यहां आपकी दाल नहीं गलेगी। क्या कहते हो, दाल नहीं गलेगी। रुपया वो चीज है कि पत्थर को गला देता है, दाल तो दाल। यहां रुपया काम नहीं देगा। रुपया हर जगह काम देता है और यहां भी काम देगा। मुझे तो संदेह है।
अच्छा, कुछ शर्त बदलो, राय बहादुर साहब बोले। शर्त वर्त बदना तो अपनी समझ में नहीं आता। मैं शर्त बदता हूं, तीसरे सज्जन बोल उठे। क्या शर्त बदते हो? जो आपका जी चाहे। 1,000 रुपये की शर्त रही। रुपए की शर्त तो व्यर्थ है। देखिए, यदि हार जाएं तो ये कहना छोड़ दें कि रुपया सब कुछ कर सकता है। और जो तुम हार गए? राय बहादुर ने पूछा। तो मैं ये मान लूंगा कि वाकई रुपया सब कुछ कर सकता है। जरा समझ बूझ कर शर्त बदो। थिएटर सर्कस की औरतों पर ऐसी शर्त बदना मूर्खता है। ये तो पैसे से हस्तगत की जा सकती हैं। हाँ, क्या हुआ? परंतु कम से कम कोई हिंदुस्तानी तो इसे पैसे के बल पर भी हस्तगत नहीं कर सकता। ऐसा मेरा विश्वास है और इसीलिए मैं शर्त बद रहा हूं। तो रही शर्त? राय बहादुर साहब ने पूछा। हाँ, रही। जो कह दिया सो कह दिया, उसको अब नहीं बदलूंगा। तो बस ठीक है। कितना लेगी ससरी? 1,000, 2,000, 4,000, 10,000? बस 10,000 तक का बजट रखा है। बजट तो और बढ़ सकता है। अब तो शर्त बदी है ना, चाहे जो खर्च हो जाए, परंतु इतने से अधिक खर्च नहीं होगा। अच्छी बात है। इसके पश्चात खेल देखने लगे। खेल समाप्त होते ही श्वेतांग लड़की एक बार पुनः दूसरी ड्रेस में आई, जो पहले से भी अधिक आकर्षक था। इस बार उसका खेल समाप्त होने पर राय बहादुर साहब ने खूब ताली बजाई, जोर से चिल्लाकर एक्सीलेंट, ग्रैंड इत्यादि शब्दों का उच्चारण किया। श्वेतांग लड़की एक बार इनकी ओर देखकर मुस्कुरा दी। राय बहादुर साहब कृतकृत्य हो गए। दूसरे दिन राय बहादुर साहब के गण छूटे। 3-4 दिन में लड़की से राय बहादुर साहब का परिचय हो गया। लड़की एक अंग्रेजी होटल में ठहरी हुई थी। लड़की के साथ लड़की का पिता तथा बड़ा भाई भी था। ये तीनों स्पेनिश थे। लड़की का नाम ईसाबेला था, बाप का नाम पीडो तथा लड़के का वेलेंटीनो था। वेलेंटीनो भी सर्कस का खिलाड़ी था। पिता घोड़ों की देखरेख का काम करता था। राय बहादुर साहब इन लोगों से एक बार नित्य मिलते थे। कभी कभी वो स्वयं होटल चले जाते थे और कभी ये लोग राय बहादुर के घर आया करते थे। राय बहादुर साहब इनकी बड़ी खातिर करते थे। फूलों के गुलदस्तों, फल, मिठाई तथा श्रृंगार सामग्री से इन लोगों को प्रसन्न करने का प्रयत्न कर रहे थे। ये लोग भी राय बहादुर को बहुत मानने लगे। राय बहादुर साहब की कार इनके लिए हर समय उपस्थित रहती थी। राय बहादुर साहब स्वयं भी इन्हें घुमाने फिराने ले जाया करते थे। एक दिन सर्कस की छुट्टी थी। राय बहादुर ईसाबेला को कार पर लेकर घूमने चले। उस दिन ईसाबेला अकेली थी। राय बहादुर साहब भी अकेले ही थे और स्वयं ही कार को ड्राइव कर रहे थे। ईसाबेला अगली सीट पर राय बहादुर साहब के बगल में बैठी हुई थी। नगर के बाहर छावनी की ओर जाकर राय बहादुर ने एक निर्जन स्थान पर कार रोक दी। अंधकार हो गया था। ईसाबेला ने पूछा, क्या बात है? राय बहादुर साहब ने कहा, कुछ नहीं, जरा देर यहां रुककर चलेंगे। कुछ क्षण मौन रहकर राय बहादुर ने कहा, तुम सर्कस की नौकरी क्यों करती हो ईसाबेला? मुझे शौक है। बड़ा खतरनाक काम करती हो। जरा चूकने से प्राण जा सकते हैं। यही तो आनंद है। ये आनंद का विषय नहीं, भय का है। मुझे तो तनिक भी भय नहीं लगता। ईसाबेला ने हंसकर कहा, जब तक तुम खेल करती रहती हो मेरी छाती धड़कती रहती है। वो कुछ नहीं, मुझे उसी में आनंद आता है। तुम सर्कस की नौकरी छोड़ दो। क्यों? जितनी तनख्वाह तुम वहां पाती हो उतनी मैं तुम्हें दूंगा। ईसाबेला हंस पड़ी, बोली, तनख्वाह की क्या बात है, मुझे अपनी कला से प्रेम है। तो अब तुम कला का प्रेम छोड़कर मुझसे प्रेम करो। ये कहकर राय बहादुर साहब ने ईसाबेला के गले में अपनी बाईं बाह डाल दी और उसका चुंबन किया। ईसाबेला ने पीछे सरक कर एक तमाचा राय बहादुर साहब के गाल पर मारा और स्पेनिश भाषा में न जाने क्या कहने लगी। राय बहादुर साहब अंग्रेजी जानते थे, स्पेनिश भाषा नहीं जानते थे, अतः वो नहीं समझ सके कि ईसाबेला क्या कह रही है, परंतु इतना अनुमान लगा लिया कि संभवतः गालियां दे रही है। राय बहादुर साहब ने अपनी बांह खींच ली और झट अपनी जेब से चेकबुक निकाली, फाउंटेन पेन निकाला और चेकबुक खोलकर वो बोले, बताओ तुम्हें कितना रुपया चाहिए? बताओ, उतना लिख दो। ईसाबेला ने एक तमाचा और जड़ा। इस बार वो अंग्रेजी में बोली, बेवकूफ गंवार हिंदुस्तानी, समझता है मैं रुपया पैदा करने के लिए सर्कस की नौकरी करती हूं? वो मेरी कला है, मेरा शौक है। लाख रुपए के लिए भी मैं उसे नहीं छोड़ सकती। ये कहकर ईसाबेला कार से उतर पड़ी। राय बहादुर साहब क्यों क्यों कहते रहे।
ईसाबेला पैदल ही चल दी। कुछ दूर चलने पर एक खाली तांगा मिल गया। उसे लेकर वो चली गई। राय बहादुर साहब कुछ क्षण बैठे सोचते रहे, तत्पश्चात कार लेकर चल दिए। दूसरे दिन राय बहादुर साहब ने देखा कि उनके दिए हुए सब उपहार वापस आ गए। उनके साथ में एक चिट भी थी। उसमें केवल इतना लिखा था, अब मुझसे मिलने का प्रयत्न मत करना, ईसाबेला। उस दिन संध्या समय राय बहादुर साहब ने मित्र मंडली में कहा, मैं शर्त हार गया। निस्संदेह रुपए से सब चीजें प्राप्त नहीं हो सकती। अभी आप सुन रहे थे विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी मद, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।